बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 15 ऑफ K4 बिजनेस लॉ डायनामिक्स बिजनेस लॉ पोर्शन। आज के लेक्चर में हम अपना एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक फ्रेश चैप्टर इनफैक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट नंबर 2। गुज़श्ता क्लास में हमने बखूबी जो है वो अपने चैप्टर नंबर 6 को कंक्लूड कर लिया और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड मुझे कुछ और बातें सिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, बट बिफोर वी प्रोसीड अहेड विद आवर क्लास, हाफिज़ साहब तिलावत कर दें ताकि फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे वैसे ईमानदारी से एक बात बताओ, क्लास में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैप्टर नंबर 2 की समरी अपनी बना ली? एक बना ली, दो, शाबाश। बाकी पूरी क्लास में से 2 लोगों ने बनाई। ऑनलाइन में किसी ने बनाई अपनी समरी? देखो, जो जो चैप्टर मैं ख़त्म करता जा रहा हूँ उसके समरी लेक्चर में तुम लोगों को प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। 2, 3, 4 तक कर दिया था, बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कैसे एक्सेस करोगे उसको। यूट्यूब खोलते हैं हम यहाँ पे। मिक्स आ रहा है, कोको मिलन भी आ रहा है, सिद्धू मूसे वाला भी आ रहा है, नाते भी आ रही हैं। ठीक है, चलो खैर है। वो असल में ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही हो, मेरे को मेरा अकाउंट भी नहीं है। मेरा अकाउंट तो ये वाला है ना जो अनसब्सक्राइब पड़ा हुआ बेचारा। तो सब सब्सक्राइब किया करो, शाबाश। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? हैं, इतना खूबसूरत इंसान है, सब्सक्राइब नहीं करो तुम इसको यार। अच्छा, यहाँ पे जाओगे प्लेलिस्ट में तो ये आ रहा होगा K4 बिजनेस लॉ डायनामिक्स ग्रैंड रिवीजन सेशन। ये देखो, डे 1 पार्ट 1 ओरिएंटेशन की थी इसकी ना, मिस्टेक्स को अवॉइड क्या होती हैं। चैप्टर 2, 3, 4, फिर 14, 6, 15, बल्कि रुक जाओ, 5 ये रहा और 6 का है भाई, 6 ये रहा, 7 ये रहा और 8 का है भाई, 8 ये रहा क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट, 9 ये रहा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 10 एजेंट और 11, 12, 13, 14, 15 भी मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। कहाँ गया भाई? 11 ये रहा, ठीक है, और 12 ये रहा, 13 का है, 13 कहाँ गया भाई? ये रहा 13, ठीक है, 14 ये रहा और 15 ये रहा। डन। तो ये पिक्चर ग्लासेस के साथ क्यों नहीं लगाई? अच्छा, इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे जो है वो बता रहा हूँ और दीदी चाह रही हैं कि मैंने पिक्चर ग्लासेस के साथ क्यों नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? ये पिक्चर शायद मैंने बनवाई थी, हाँ, हज पे देने के लिए। और जब वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आप खिंचवाते हो ना तो आपको ग्लासेस के बगैर देनी होती है ना, कोई ऐसा वैसा सीन था शायद। तो ये सीन है, ठीक है। बहरहाल, अल्लाह का नाम हमने ले लिया माशाल्लाह। हम आगाज़ करें चैप्टर नंबर 7 का और लेक्चर नंबर है हमारा ओवरऑल 15। सबसे पहली बात मुझे बताना चाह रहा है कि पर्सनस बाय होम प्रॉमिस इज़ टू बी परफॉर्म। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि प्रॉमिस क्या होता है, बताओ व्हाट इज़ प्रॉमिस? हाँ जी, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, ठीक है। अच्छा, प्रॉमिस ऑफ़र करने वाला कौन होता है? ऑफरर या फिर प्रॉमिसर। और ऑफ़र जिसको दी जा रही है वो कौन होता है? ऑफरी या प्रॉमिसी, शाबाश। अब वो कह रहा है भाई प्रॉमिस कौन परफॉर्म करेगा, वादा कौन निभाएगा? कह रहा है भाई वादा निभाने के लिए इन तीनों में से कोई भी वादा निभा सकता है। नंबर 1 प्रॉमिसर हिमसेल्फ, यानी कि मैंने अली भाई को कहा, अली भाई क्या आप मुझसे मेरी घड़ी ख़रीदना पसंद करोगे? अली भाई ने बोला हाँ, तो मैंने ही अपनी घड़ी जाके अली को डिलीवर कर दी। और प्रॉमिसर चूँकि मैं खुद था तो मैंने खुद डिलीवर कर दी। और बाय हिस एजेंट, मेरा एजेंट था हमज़ा भाई। मैंने हमज़ा भाई को बुलाया, हमज़ा भाई घड़ी दी हाथ में और मैंने बोला हमज़ा भाई जाओ अली के घर जाके डिलीवर करके आ जाओ। तो हमज़ा मेरा कौन है भाई? एजेंट। तो मैंने प्रॉमिस तो परफॉर्म किया, ये प्रॉमिसर हिमसेल्फ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमज़ा का डायरेक्ट कोई उससे ताल्लुक़ नहीं है अली से, ताल्लुक़ तो मेरा ही है ना अली से। तो हमज़ा तो सिर्फ मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है। तो प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय हिस एजेंट। एक काम करो तुम लोग पहले ना पेज पढ़ लो, चपड़ 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 चूँ। इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं तो हल्के कर लो या तो झोंक दो यार, लेक्चर सुन लो पहले, ठीक है। चलो अगली बात, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर प्रॉमिसर मर जाता है तो फिर क्या होगा? उसका ऑफिशियल असाइनी आएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल नेचर का नहीं है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर सकता है। नंबर 3 अदर कॉम्पिटेंट पर्सन। अली भाई ने कहा उदय भाई आप गेमिंग चेयर का कारोबार करते हो,
तो आप एक काम करो, क्या आप मुझे हफ्ते वाले दिन दोपहर को 4 बजे मेरे गेमिंग जोन पे गेमिंग चेयर पहुंचा दोगे? मैंने कहा ठीक है, डन। ऑफ़र भी हो गई, एक्सेप्टेंस भी हो गई, कंसिडरेशन भी हो गई, सब्जेक्ट मैटर भी तय हो गया, सब कुछ डन एंड डस्टेड हो गया। अब उसको देने की बारी आ गई, गेमिंग चेयर हफ्ते के दिन आ गया। हफ्ते को मुझे एक फैमिली इमरजेंसी का सामना करना पड़ गया, जिसकी वजह से मैं अपनी दुकान नहीं खोल सकता और मुझे प्रॉमिस भी फुलफ़िल करना है। अज्यूमिंग कि मैं सोल ऑपरेटर हूँ, कोई एम्प्लॉय नहीं, किसी के पास चाबी नहीं है ना, सही, कीपिंग एवरीथिंग असाइड। अब मैं तो दुकान पे जा नहीं सकता। अब मैंने फ़ौरन से हमज़ा को कॉल की, हमज़ा तुम्हारे पास भी वो वाली गेमिंग चेयर पड़ी है ना जो मेरे पास माल है? हाँ हाँ पड़ा हुआ है मेरे पास माल। ठीक है, तो मैं एक काम करो, अली के पास जाके डिलीवर कर दो। तो अगर मैं चाहूँ तो अपना प्रॉमिस, अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस जो है वो अली के थ्रू भी फुलफ़िल करवा सकता हूँ। अब अली मेरा एजेंट नहीं है, अली एक इंडिपेंडेंट दुकान वाला बंदा है, लेकिन चूंकि मैंने इसको कह दिया तो इसने मेरे बिहाफ पे कह करके उसको गेमिंग चेयर डिलीवर करवा दी। तो अली कौन हुआ? बोलो भाई, अदर कॉम्पिटेंट पर्सन। सर प्रॉमिसर हिमसेल्फ रिपीट कीजिएगा, ये तो सबसे आसान है। मैंने कहा अली क्या तुम मेरी घड़ी खरीदोगे? अली ने बोला हाँ मैं ख़रीदूँगा। तो मैंने गया और मैंने खुद जाके अली को अपनी घड़ी उसके हाथ में दे दी। ये क्या है भाई? प्रॉमिसर हिमसेल्फ। डन। चलो पढ़ लो एग्जाम्पल। डन। आरिफ ने प्रॉमिस किया कि वो बिस्मा से शादी करेगा। अब आरिफ को जो है ना वो खुद ही बिस्मा से शादी करनी पड़ेगी। पड़ोस वाले गफ़ार भाई को नहीं बोलेगा कि आप कॉम्पिटेंट पर्सन हो, आप जाके शादी कर लो। ठीक है, वो ऐसा नहीं कह सकता, उसको शादी करनी पड़ेगी। डन है भाई, चलो आ जाओ। वैसे खैर इस एग्जाम्पल का बिजनेस लॉ से ताल्लुक बनता नहीं था, लेकिन चलो कोई मसला नहीं, समझ तो मैं आ गई। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहता है अगर प्रॉमिसर मर जाता है बिफोर द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉमिस अनलेस कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज अदरवाइज। जहाँ पे बात ये लिख दी जाए ना कि अनलेस कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज अदरवाइज, इसका मतलब ये होता है कि अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और कह दिया हो, अनलेस कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में ये एग्री कर लिया हो कि अगर मैं मर गया तो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करेगा, बस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। अनलेस कि हमने एग्री कर लिया हो तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव फुलफिल नहीं करेगा। अच्छा, अगली अहम बात, लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड टू दी डिसीज स्टेट वैल्यू, यानी कि मरने वाला अपनी जायदाद छोड़कर गया पीछे 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, और वो मरते मरते कॉन्ट्रैक्ट करके गया था 1,60,000 का। ठीक है, तो मुझे बताओ मैक्सिमम जो है वो मैं एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितने पैसे दूंगा अगले बंदे को? 1,50,000। क्या 60,000 रुपये अपनी जेब से दूंगा? नहीं दूंगा बिल्कुल भी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलो शाबाश, पढ़ लो एग्जाम्पल। डन। क्या हो गया? अच्छा ये भी शादी आ गई, मुझे पता नहीं यार। आदम प्रॉमिस टू मैरी बुशरा, अभी ऊपर किसको बात की थी? अच्छा वो आरिफ था। अच्छा मुझे लगा पहले किसी और से वादा किया, अब किसी और से कर लिया। आज़म मर गया, अब आज़म का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उससे शादी नहीं कर सकता, बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किसका था? पर्सनल नेचर का था। अच्छा ये मैंने भी नहीं पढ़ी थी माशाल्लाह एग्जाम्पल, मुझे याद नहीं ये लिखी हुई है। खैर मैं तो बच्चों को बोलता हूँ एग्जाम्पल पढ़ लो, अब पता नहीं क्या लिखा हुआ है। बात समझ आ गई? अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है भाई, अगले कल को आप मर गए तो शादी आपने ही करनी थी, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव आपका नहीं करेगा, वरना आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको गोली मार देगा। बात समझ रहे हो? चलो, अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, प्रोमिसर में एम्प्लॉई एंड अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, इफ़ प्रोमिसी एक्सेप्ट ही कैन नॉट इन्फोर्स द प्रॉमिस अगेंस्ट द प्रोमिसर। अली ने कहा हुदैत भाई गेमिंग चेयर डिलीवर करवा दें। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी जैन को बोलता हूँ, मैं अभी हमज़ा को बोलता हूँ, वो तुम्हारे घर पे गेमिंग चेयर डिलीवर कर देगा। इसने कहा ठीक है, हमज़ा गेमिंग चेयर लेकर इसके घर पे गया और डिलीवर करवा दी। इसने बोला थैंक यू हमज़ा भाई, आपने तो मेरी जान बचा ली। अब ये बाद में कॉल करके मुझे नहीं बोल सकता भाई कॉन्ट्रैक्ट मेरा आपसे हुआ था भाई, मुझे आपसे चेयर चाहिए, मैं नहीं जानता हमज़ा कौन। बात समझ आ रही है? अगर इसने एक बार एक्सेप्ट कर लिया हमज़ा का प्रॉमिस, मतलब हमज़ा की डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली, तो फिर ये मुझसे दोबारा डिलीवरी नहीं मांग सकता। पढ़ लो एग्जाम्पल। हाँ तो फिर नहीं होता। डन। लेकिन एक वैसे
कॉमन सेंस की बात है कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 20 गेमिंग चेयर का, अब मुझे कहीं से भी मिले, मेरे पास तो चेयर आ गई ना, तो बंदा मना करेगा नहीं वैसे, ठीक है। सर लास्ट टाइम का पेपर पास पेपर प्रैक्टिस करें, बिकॉज कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे हैं वो शायद हमारे सिलेबस में ऐड नहीं। नहीं भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ क्वेश्चन हमारे सिलेबस में ऐड नहीं है। बिजनेस लॉ से सिर्फ जो है ना वो कंपटीशन एक्ट निकला है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट निकला है, यानी कि एक और डेटा सिस्टम क्या नाम था, डेटा प्रोटेक्शन एंड नहीं डेटा प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, वो निकला है। तो ये एक चैप्टर निकल गया, चैप्टर 17, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट वाला हिस्सा निकल गया, और कंपटीशन आर्बिट्रेशन एक्ट पे कंपटीशन एक्ट निकल गया। तो वो मैं खुद तुम्हें बता दूंगा कि कौन कौन से सवाल आउटडेटेड है, ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है। पढ़ ली एग्जाम्पल। चलो घड़ी में क्या बज रहा है भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़े सवाल करने पड़ेंगे, कर लोगे साथ साथ मेरे। चलो ब्रीफली डिस्कस वेदर इन द फॉलोइंग केसेस प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ और थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो परफॉर्म। बता भाई, शादी का वादा है, खुद करोगे या किसी और से करवा लोगे? खुद करोगे ना भाई। चलो आजम प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बाबर, खुद करेगा ना भाई, पेंट तो एक आर्ट है ना। चलो आजम प्रॉमिस टू पे बाबर सम ऑफ मनी, किसी और से करवा सकते हो। आजम प्रॉमिस टू बैरी बुशरा, आजम मर गया, अब कौन शादी करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, नहीं करेगा। कभी मैं कभी तुम थोड़ी चल रहे कि बड़े भाई ने मना कर तो फरफाद मुस्तफा ने शादी कर ली। चलो आगे आ जाओ। आजम प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स ऑन बाबर ऑन सर्टेन डे, क्या हो गया भाई? अरे टोपी बाद में आई है, ड्रामा पहले का था। चलो अभी इतना थोड़ी बता रहा था। चलो पढ़ो ही पढ़ो। गुड डिलीवरी की बात हो रही है 1000 रुपये में, आजम मर गया, थर्ड पार्टी कर सकती है। कौन करेगा थर्ड पार्टी में? कामरान ने बोरो की 2 लाख फ्रॉम बाबर और प्रॉमिस टू रिपे विद इन अ मंथ। अकमल फादर ऑफ कामरान पे 2 लाख टू बाबर, कर सकते हैं। अजमल प्रॉमिस टू डिलीवर गुड टू बानो ऑन अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ 1000, अजमल मर गया, कर सकता है कोई और? हाँ, बानो का नाम देख के तुम भाई गुड डिलीवरी की नहीं बात करी, शादी की बात नहीं हो रही। चलो अनवर प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर फॉर सलीम बाय अ सर्टेन डे एट अ सर्टेन प्राइस, अनवर मर गया, खुद करेगा। चलो अरे ये तो मैं मिटा कर आया था, ये मिटा क्यों नहीं? चलो और सब मिटा यहाँ, चलो बाकी सब तो मिटा हुआ है। डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज़, ये क्या है भाई? अब तक जो हमने केसेस पढ़े थे ना, उसमें एक बंदा था जो कुछ ना कुछ पेशकश करता था, इसे हम क्या कहते थे? प्यार से बोलो भाई। हाँ बोलो भाई, बोलो ना, सब बोलो ना, कौन था ये प्रोमिसर था, या हम कहते थे इसको ऑफरर भी कहते थे प्यार से, प्रोमिसर भी कहते थे इसको और ऑफरर भी कहते थे। अच्छा, और जिस बंदे को पेशकश की जाती थी, जिस बंदे को पेशकश की जाती थी उसे हम क्या कहते थे? बोलो भाई, ऑफरी या फिर प्रोमिसी। इसको हम ऑफरी या प्रोमिसी कहते हैं। डन। अब ये तो क्लास जो हमारी चली थी ना, क्लास बोल रहा हूँ, अब तक जो हमारी बात चली थी ये था 1 वर्सेस 1 सिंगल मैच। अब हम आएंगे टैग टीम मैच पे। टैग टीम मैच समझते हो, जिसमें से 2 वर्सेस 2 भी होता है, ठीक है, 3 वर्सेस 2 भी होता है, ठीक है, और 3 वर्सेस 1 भी होता है। इसे हम कहते हैं क्या? हैंडीकैप मैच ना। अब बहुत सारे जॉइंट प्रोमिसर्स या बहुत सारे जॉइंट प्रोमिसेस भी हमारे केसेस में आ सकते हैं। अच्छा, अब इनके रूल्स क्या होंगे? अगर जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, अगर जॉइंट प्रोमिसेस हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं प्रॉमिस करने वाले जॉइंट प्रोमिसर्स, ठीक है, और यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं प्रॉमिस को एक्सेप्ट करने वाले प्रोमिसेस। इनकी मुंडी क्यों गायब हो रही है बार बार? चलो खैर, आ जाओ। डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी कहता है कौन कौन
अपनी लाइबिलिटी को ऑनर करेगा। सबसे पहला रूल कह रहा है भाई, सबसे पहली बात यह है कि अगर तो सारे प्रोमिसर ज़िंदा हैं तो ये जॉइंटली अपनी लाइबिलिटी को ओन करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे इन तीनों ने मिलके 1000 रुपये का उधार लिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों से, इन दोनों से कर देता हूँ ताकि 3-3 वाला ना मिट जाए। डन। इन दोनों ने 1000 रुपये उठा के दे दी, किसको? बोलो भाई, उन दोनों को। लेट से ये है मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर वाई, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। बात समझ आ रही है? अब मुझे बताओ कि प्रॉमिस कौन परफॉर्म करेगा। इन्होंने कहा ए और बी ने, एक्स और वाई को, अगर आप मुझे 1000 रुपये दे दोगे तो मैं आपको अगले महीने वापस कर दूंगा। लोन एग्रीमेंट कर लिया, सूद समेत वापस करने का, कंसिडरेशन भी सब कुछ है, डन। अच्छा, अब इन्होंने लोन एग्रीमेंट तो कर लिया, अब मुझे बताओ कि अगले महीने पैसे कौन वापस करेगा? क्या सिर्फ ए करेगा, क्या सिर्फ बी करेंगे, दोनों करेंगे? दोनों करेंगे ना, दोनों करेंगे ना, दोनों को ही करना चाहिए क्योंकि उधार किसने लिया हुआ है? दोनों ने लिया हुआ है। अगर तो ए और बी दोनों जिंदा हैं तो दोनों मिलकर इस प्रॉमिस को परफॉर्म कर रहे होंगे, डन। अच्छा, व्हाट इफ एक मर जाए एक जिंदा रह जाए, एक मर जाए और एक जिंदा रह जाए, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? ये थे ए और बी, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, ए को हार्ट अटैक आ गया और ए मर गया। ए का छोटा भतीजा, ठीक है, जो है ना, वो आ गया जिसका नाम था ए स्क्वायर, ठीक है। अब हुआ ये, मुझे बताओ कि अब 1000 रुपये का उधार तो अपनी जगह खड़ा हुआ है और ए की जगह कौन आ गया? बोलो भाई, ए स्क्वायर आ गया। अब मुझे बताओ कि कौन अपना प्रॉमिस फुलफिल करेगा, कैसे करेगा? ए स्क्वायर करेगा, और कौन करेगा? ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। चलो, सर्वाइविंग प्रोमिसर्स यानी कि बी, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज कौन? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज कौन है? ए स्क्वायर। और यहाँ पे हम लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी, जो बाद में लेक्चर देखेगा बोलेगा ए स्क्वायर प्लस बी क्या था, ठीक है। ये क्या करेंगे? बोलो भाई, परफॉर्म करेंगे जॉइंटली, डन। क्या मेरी बात समझ आ गई? चलो, अब हुआ क्या? केस नंबर 3, ए भी मर गया और बी भी मर गया। ए की जगह आ गया था ए स्क्वायर और बी की जगह आ गया था बी स्क्वायर आ गया था, ठीक है। अब मुझे बताओ, इन लोगों के जो 1000 रुपये हैं ये कौन पे करेगा? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल परफॉर्म इफ़ ऑल द प्रोमिसर डाई। ए की जगह कौन आ गया? ए स्क्वायर, और बी की जगह कौन आ गया? बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या करेंगे? बोलो भाई, प्रॉमिस फुलफिल करेंगे। इसके आगे मुझे नहीं आता, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आती है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर रिसीव करने वाले मर जाए तो उनके जो लीगल आयर्स हैं वो फिर ले लेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लग रहा है ना, देख के मैथ्स पढ़ाई गई है, 3v2 1v1 1000 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अलजबरा लग रही है। 6th क्लास में पहली बार अलजबरा पढ़ी, तुमने कब पढ़ी है? 6 में पढ़ी है। चलो, कहता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा चलो, प्लस बी स्क्वायर, किस चीज़ का फॉर्मूला था? अच्छा, होता है यार। अरे यार, मैंने बचपन में पढ़ा था, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो होता है ना, इतना तो मुझे आता है यार। देखो कितने ज़ोर ज़ोर से ना तराने की तरह पढ़ रहे हो फॉर्मूला। ऐसे विद्युत तो नहीं पढ़ा जाता तुम लोगों से? हैं, मैथ्स तुम लोगों को भी तो याद है, जैसा कोई काम नहीं है। क्या उखाड़ लिया याद करके? हैं, क्या उखाड़ लिया याद करके? हाँ, और वो जो मैट्रिक में थ्योरम याद किए थे, 40 थ्योरम थे, पता नहीं कौन कौन से, क्या उखाड़ लिया याद करके? हाँ, चलो खैर, आ जाओ, पढ़ लो एग्जाम्पल। सर सी लॉ की बुक इंस्टीट्यूट में कब अवेलेबल होगी? आज हो जाएगी। याद नहीं किया सर? अच्छा, याद नहीं किया, वो भी याद नहीं किया, शाबाश। मैं तो अपने उर्दू के पेपर में ना इंटर में गाने लिख कर आया था। और गाने कैसे? वो जो आपको पता है, आप अगर कुछ अशार लिखते हो, वो किसी की मीर तक की मीर या उसकी, या मीर दर्द के शान में आप कुछ लिख रहे होते हो, तो वो सर ने ऐसे, उर्दू के सर ना ऐसे लिखते थे अशार के लिए से पहले ना, वो एक ऐसी लाइन रहे और फिर ये करके और इस तरह से करके। तो मैंने जो है ना शेर लिखा, पहली लाइन में, मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, अगली लाइन में लिखा, जायज़ नहीं रखता मुझे गम से तेरा ये रिश्ता। मीर दर्द ने क्या खूब फरमाया, ठीक है। अब ये है आतिफ असलम का गाना, लेकिन मैंने मीर दर्द के नाम से लिख दिया। मैंने इंटर में कोचिंग में भी ये किया, मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ये किया। हाँ, उसको क्या पता है मीर दर्द का है, मीर तकी का है या नहीं है? नहीं भाई यार, ठीक है, चलो, मजाक कर रहा हूँ यार।
भाई भाई सर हमने तो पहले आधी ज़िंदगी एमडी गेट की प्रिपरेशन में लगा दी। खैर है यार, चलो पढ़ लो एग्जाम्पल यार, शाबाश। हाँ अगर वैसे तो जो पेंट वाले होते हैं ना, इनका नस्ल जो है ना कारोबार पेंट का होता है। अच्छा बिल्डर्स हैं, तो भाई अगर एक मर गया कॉन्ट्रैक्टर तो बस फिर अगर कोई ऑल्टरनेटिव मजदूर बाहर अवेलेबल है तो वो आके लग जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। हाँ बाकी दो कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। डन। देखो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी अराइज होती है ना, वो इंसान के मरने के बाद होती है। अगर इंसान जिंदा है और डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो फिर वही इंसान जिम्मेदार है मरते दम तक, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा। डन, पढ़ लिया ये? पढ़ लो ये। लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे करना ज़रूरी है। हाँ तो क्या मतलब, क्या बात है, उसको जो है ना वो बोटियों में हिस्सा मिल रहा है और जब देने की बारी है तो देगा नहीं, सीधी बात है ना। हाँ जी। अब ये तो बहुत ही रेयर केस होता है कि वो इतना ही अनाथ और लाचार और जो है ना वो बिल्कुल फारे हो कि उसका कोई जो है ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव ना हो फर्दर। लेकिन अगर कोई नहीं है और जीते मरता है कि बुढ़ी आंटी थी वो मर गई, तो अब क्या होगा, तो फिर जो बाकी दो प्रोमिजर्स हैं ना उनके ऊपर लायबिलिटी आएगी कि वो उसका हिस्सा देंगे। ठीक है, देंगे, उनके उनके अच्छे भी देंगे, क्योंकि जब भी जॉइंट प्रॉमिस किया जाता है ना उसके अंदर ये नहीं होता कि अगर हमने 3,000 रुपये ली तो हम हमारे ऊपर हज़ार की लायबिलिटी नहीं। 3,000 रुपये किसी से भी निकलवाया सकते हैं। अब वो हम आगे रूल पढ़ेंगे, ये बिल्कुल अगली मेरी स्लाइड में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, पढ़ लिया? चलो पढ़ो ये भी। डन, क्लियर है? हमने क्या पढ़ लिया अब तक? प्रॉमिस कौन कौन फुलफ़िल कर सकता है? प्रॉमिसर बजाते खुद या थ्रू हिस एजेंट। नंबर 2 अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, और नंबर 3 लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आगे पीछे कर दिया। डन। अच्छा उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बोलो भाई? इसी एग्जांपल पढ़ ली। फिर हमने पढ़ा भाई जॉइंट प्रॉमिसर्स के केस में क्या सीन होता है। अगर तीनों जिंदा हैं तो तीनों मिलकर प्रॉमिस फुलफ़िल करेंगे। अगर एक जिंदा है एक मर गया है तो जो मरे वाले का रिप्रेजेंटेटिव और जिंदा वाला खुद परफॉर्म करेगा। अगर दोनों मर गए तो फिर दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे। और तीसरे केस में हमने क्या पढ़ा भाई? वो तो लिखा हुआ नहीं है इसके अंदर। अगर किसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो फिर जो अलाइव जॉइंट प्रोविजर्स हैं वो उनको उसकी लायबिलिटी भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो जब भी जॉइंट प्रोमिजर्स होते हैं ना, जॉइंट प्रोमिजर्स, इसकी तुम आसान मिसाल समझ लो पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ये पार्टनरशिप में बहुत काम आएगा वाला कॉन्सेप्ट। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जितना अच्छे से समझ लोगे, चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 को समझना इंशाल्लाह उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट वहाँ भी रिपीट होता है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, देखो जब भी कोई प्रोमिसर्स जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं तो वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं। जॉइंट एंड सेवरल का मतलब क्या होता है? देखो जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक डायग्राम बना के अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ए है, बी है और सी है। ए, बी और सी, इन तीनों ने कुछ प्रॉमिस किया होगा। इनकी मुंडी क्यों उड़ जाती है बार बार यार? इन तीनों ने क्या किया होगा बोलो भाई? कोई ना कोई प्रॉमिस किया होगा, किसी ना किसी बंदे से किया होगा। लेट्स से इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है मिस्टर एक्स से और मिस्टर वाई से। मैं वही वाली ट्रांजैक्शन रखता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। इन्होंने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने इनको कुछ अमाउंट उधार पे दे दी है, लोन दे दी है, या लेट से इनका एक रिसीवेबल निकलता है कितने का बोलो भाई? 3,000 रुपये का।
अब जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है, जो जॉइंट और सेवरल अंग्रेजी ज़बान में मतलब है ना, वो यहीं पर है, मतलब अंग्रेजी वाला ही मतलब है। जॉइंट मतलब क्या होता है? एक साथ। जॉइंट लगाना मतलब क्या? जोड़ देना, चेपी लगा देना, चिपका देना, ऐसे ही होता है। तो जॉइंट का मतलब क्या होता है? बोलो भाई, एक साथ जुड़ जाना, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बोलूँ सेवरल, सेवरल मतलब क्या होता है? सेवरल मतलब क्या होता है? कई कई वाला सेवरल नहीं है। सेवरल मतलब होता है इनफरादी, ठीक है। यानी कि जॉइंट प्रोमिजर्स इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे लाइबल होते हैं। जैसे हमज़ा, अली, बीच वाले भाई नाम, हाँ नाम, इमरान, तुम बताओ। मौज़म, ठीक है। अली, इमरान, हमज़ा और मौज़म ने मुझसे वादा किया कि हुदैत भाई आप हमें लेट से अपनी घड़ी भेज दें या अपनी गाड़ी भेज दें, हम आपको मिल के पैसे पे कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो ये कौन है? बोलो भाई, जॉइंट प्रोमिजर्स। अब अगर मुझे पैसे लेने हैं, अगर मुझे पैसे लेने हैं तो मैं इनमें से किसी से भी पैसे पूरे पूरे मांग सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया है, जॉइंट प्रॉमिस किया है, और इनकी लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल है। मैं चाहूँ तो अपनी गाड़ी के 40 लाख रुपए सारे के सारे अली से ले लूँ, सारे के सारे मौज़म से ले लूँ, सारे के सारे इमरान से ले लूँ, सारे के सारे हमज़ा से ले लूँ, या मैं चाहूँ तो इन चारों को जाके सू कर दूँ। और मैं ये भी चाह सकता हूँ कि मैं जो है ना वो सिर्फ हमज़ा को छोड़ दूँ, बाकी तीनों को सू कर दूँ। ये मेरी मर्ज़ी होगी। लेकिन फॉर द सेक ऑफ द प्रॉमिस दे ऑल आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। ये चारों इकट्ठे भी मुझे लायबल हैं और ये चारों अकेले अकेले भी मुझे लायबल हैं। यानी कि ये चारों इज्तिमाई तौर पे भी लायबल हैं और ये चारों इनफरादी तौर पे भी लायबल हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैंने बहुत खोल के, बहुत जामे तरीके से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको समझाने की कोशिश की। क्या मेरी बात समझ आ रही है? डन, चलो शाबाश, ज़बरदस्त। आ जाओ। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं और बता दूँ। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी अगर मैं एक डायग्राम बना के एक और बात कर लूँ कि अगर लेट से ए ना डिफ़ॉल्ट कर जाता है और ये जाता है कोर्ट में जाके रोता है, मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, और कोर्ट ने वाकई इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे बताओ कि इसके 1000 रुपये कौन देगा? बी और सी देंगे। क्या सारे के सारे बी देगा या फिर आधे आधे देंगे? क्या होना चाहिए? आधे आधे होना चाहिए ना। अब अगर 3000 रुपये का उधार है तो उसके हिस्से के 1000 रुपये कौन देगा? बोलो भाई, बी और सी मिल के देंगे। अच्छा, अगर मैं यूँ कह दूँ कि बी जो है ना इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, लेकिन इसके पास से सिर्फ 500 रुपये रिकवर हो सकते हैं। अब मुझे बताओ ए और सी की लायबिलिटी कितनी होगी? 1250, 1250। क्यों? 1000 अपनी और 250 इसके बी के हिस्से की। ऐसा ही है। मैंने क्या कहा था? लीगल आयर कब आता है? जब बंदा मर जाता है। वो तो बेचारा जिंदा है अभी। डन, चलो आ जाओ। अब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, इंशाल्लाह में बेहतरीन समझ आएगा। कह रहा है व्हेन टू और मोर पर्सन्स, व्हेन टू और मोर पर्सन्स, जब दो या दो से ज़्यादा मिलके लोग एक जॉइंट प्रॉमिस करें तो प्रोमिजी कैन कंपेल एनीवन, मैं प्रोमिजी कैन कंपेल आइदर अली, आइदर इमरान, आइदर हमज़ा, आइदर मुअज़्ज़म टू फुलफिल द होल प्रॉमिस। मैं कहूँगा भाई हमज़ा, मैं नहीं जानता बाकी तीनों को, तुम 40 लाख रुपए मुझे दो वरना मैं तुम्हें सू कर दूंगा। और हमज़ा ने डर के मारे मुझे 40 लाख रुपए दे दिए। अब एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, कनेक्ट रहना। इन चारों ने मिलके 40 लाख रुपए का मुझे देने का वादा किया था। मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने हमज़ा को पकड़ लिया और मैंने कहा हमज़ा 40 लाख रुपए दो वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हमज़ा ने डर के मारे मुझे 40 लाख रुपए दे दिए। भाई ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, बात ख़राब हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि क्या अली, मौज़म, इमरान अपनी लाइबिलिटी से बरी ज़िम्मा हो गए? नहीं। अब वो हमज़ा को लायबल हैं क्या कि उसको कंपनसेट करेंगे। डन। मैंने 3 से 4 केसेस उर्दू ज़ुबान में आराम आराम से आप लोगों के जहन में उतार दिए हैं। अब हम एग्जांपल पढ़ेंगे, इजी इजी सीन हो जाएगा। चलो पहले एग्जांपल पढ़ लो। डन सीन है। बाबर से याद आया, बाबर आजम की बुराई करना सही क्लास में आके, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। वो किसने किया सर को तंग? किसने किया था कल बाबर आजम पे? वो कह रहे थे ना किसी को कि तुम आगे बैठ के मस्तियाँ करते हो। बोला क्या हुआ सर? कहते हैं बाबर आजम की बुराई करता हूँ। बोला हाँ यार, बुराई नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ? 0 पे आउट हो गया तो क्या हो गया? खैर,
चलो, कहता है जॉइंट प्रोमिजर्स की कंट्रीब्यूशन, ईच प्रोमिजर यानी कि तुम चारों में से हर एक प्रोमिजर कैन कंपेल अदर टू कंट्रीब्यूट इक्वली अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपेयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हो कि इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट 20 लाख मैं दूंगा, 5 लाख ये देगा, बाकी जो है ना जो बचे 20 लाख वो 10-10 लाख ये लोग रुपए देंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अनलेस के कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपेयर्स, अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हो तो फिर वो प्रिवेल करेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ओके की रिपोर्ट है, एग्जाम्पल पढ़ लो। हाँ फिर बता दूँ एक दफ़ा, एग्जाम्पल पढ़ लो। पढ़ लिया? बढ़ जाऊँ आगे? समझ आ गया? ओके की रिपोर्ट है, इजी सीन है। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफ़ॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, कहता है कि अगर एक प्रोमिजर डिफ़ॉल्ट कर जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो रिमेनिंग प्रोमिजर उसका लॉस बेयर करेंगे इन इक्वल शेयर इन इक्वल प्रोपोर्शन। पढ़ लो एग्जाम्पल। डन सीन है? नहीं? पढ़ो पढ़ो। अच्छा ये समझ नहीं आएगा इसको, ये बताओ। वो कह था रिपीट कर दें और बिलाल भी कह रिपीट कर दें, ऊपर वाली एग्जाम्पल समझा दें। चलो ऊपर वाली एग्जाम्पल भी समझाता हूँ। वो कह रहा है भाई अगर इन लोगों ने मुझसे गाड़ी ख़रीदी है 40 लाख रुपए की, तो ये हर एक आपस में लायबल हैं कि कम से कम 10-10 लाख रुपए मुझे देंगे, अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा लिखा हो कि अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो 20 ये देगा, 5 ये देगा, बाकी के 7.5 ये देगा, बाकी के 7.5 ये देगा, अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हो। डन। अच्छा अगली बात एग्जाम्पल में बोल रहा है बाबर आजम एंड सकलैन जॉइंटली प्रॉमिस टू पे दावर सम ऑफ 3000। चलो इस पर काम करते हैं, लिख के सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। कह रहे हैं आज़म, बाबर और सकलैन ने 3000 का पे वादा किया होगा ना, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, हज़ार देंगे। सकलैन इज़ कंपेल्ड टू पे द होल, सकलैन को पकड़ लिया और बोला बेटा चलो पूरे पैसे दे दो, तो सकलैन ने 3000 रुपये पूरे के पूरे दे दिए और सबकी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर लिया थर्ड पार्टी के सामने। लेकिन इंटरनली मामला क्लियर नहीं है ना अभी। आज़म इनसॉल्वेंट हो गया, यानी कि इससे कितने पैसे निकल सकते हैं मैक्सिमम? 0। ऐसा ही है। बट इस एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ इट्स डेट्स। अब बताओ कितने निकल सकते हैं? 500 रुपये निकल सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ कितने पैसे नहीं निकल सकते? 500 रुपये नहीं निकल सकते। अच्छा सकलैस इज इंटाइटल टू रिसीव 500 फ्रॉम आज़म का स्टेट एंड 1250 फ्रॉम बाबर। सकलैन 1250 बाबर से क्यों लेगा? क्योंकि देखो 1000 तो उसके अपने थे ना बाबर के, ठीक है, और बोलो 250 किसके लेगा? आज़म के। क्यों? आज़म के 500 है ना, 250 खुद देगा और 250 उससे लेगा, 250 खुद देगा और 250 अगले बंदे से ले लेगा, तो 1250 ये रिकवर कर लेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इजी भी सीन है। चलो शाबाश, पढ़ लो एग्जाम्पल। क्या हो गया भाई? जूम कर दूँ? जूम कहाँ जूम करूँ? अच्छा मेरे बेसिकली क्या कह रहा है? कह रहा है रिलीज़ ऑफ अ जॉइंट प्रोमिसर। अगर मैं यूँ कह दूँ कि ठीक है 40 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए सबने देने थे, मैं हमज़ा को बरियुस ज़िम्मा करता हूँ, हमज़ा को माफ़ करता हूँ, बाकी 40 लाख रुपए मैं इन तीनों से निकलवाऊँगा। अगर मैंने हमज़ा को रिलीज़ कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमज़ा डिस्चार्ज हो गया है अपनी लाइबिलिटी से बाकी लोगों के लिए। इंटरनली तो ये स्टिल लायबल रहेगा। अगर मैंने माफ़ कर दिया इसको तो ये मुझे लायबल नहीं है, लेकिन आपस में तो इंटरनली उन दोनों को लायबल है। रिलीज जॉइंट प्रोमिसर इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल टू अदर जॉइंट प्रोमिसर्स। क्या मेरी बात समझ आती है? चलो पढ़ो एग्जाम्पल। शाबाश। कैसे होगा मुझे बताओ? इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि उसके पास जो कुछ भी था सब कुछ चला गया। कमबैक से मुराद क्या? देखो इंसॉल्वेंट बंदा क्या करता है? इंसॉल्वेंट बंदा वो होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है।
ना पैसे हैं ना कुछ है। हाँ, कल को जाके कहीं एम्प्लॉयमेंट इख्तियार करता है और उसको फिर वहाँ से उसके बदले पैसे मिलते हैं, मजदूरी करता है। हाँ, रीबिल्ड कर लिया तो फिर जो पुराने डेट्स हैं वो उसको पे ऑफ करेगा। ये थोड़ी कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। डन है। सर अगर दावर बाबर का हिस्सा लेने से माफ़ कर दे तो बाबर लायबल होगा। हिस्सा लेने से माफ़ कर दे तो फिर वो वेवर के अंदर आएगा या रिसेशन के अंदर आएगा बेसिकली, कि उसने उतना पैसा हिस्सा छोड़ दिया। कैसे? इनसॉल्वेंट होने से कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता ना, वो एग्रीमेंट होगा ना। इनसॉल्वेंट होने से कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। प्रॉमिस करने के बाद इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके इख्तियार में थोड़ी इंसॉल्वेंट होना। इंसॉल्वेंट करेगा तो क्या सिर्फ यही जो है ना वो फ़ायदा लेगा, बाकी जगह उसको नुकसान नहीं होगा। बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, नहीं खुलवा पाएगा। कहीं डायरेक्टर बन सकता है, नहीं बन सकता। किसी अच्छी जगह जा सकता है, नहीं जा सकता। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी ना इंसॉल्वेंट होने के। तो पढ़ ली एग्जाम्पल, पढ़ ली, बढ़ जाओ आगे। चलो अब आ जाओ भाई। ओके, अब मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ और ये बातें आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये बातें किताब में नहीं मिलेंगी, ना मेरी किताब में मिलेगी, ना आईकैप की किताब में मिलेगी, ठीक है। ये है तजुर्बों की एक्सट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि आईकैप के सवालात से अखज़ करके और कुछ केसेस से अखज़ करके ये कॉन्क्लूजन ड्राइव किया गया है। ये क्या है बताता हूँ, अभी पानी पी लूँ। इस किताब को बनाने में इतने घंटे लगते हैं, इतने घंटे लगते हैं सिर्फ अपडेट करने में। तकरीबन अपडेट करने में 24 घंटे चाहिए होते हैं, सिर्फ एक पोर्शन। एक दिन 8 घंटे की ड्यूटी लगी मेरी और उससे पहले 3-4 घंटे की लग चुके हैं। तकरीबन 15-20-25 घंटे लग जाते हैं सिर्फ अपडेट करने में एक अटैम्प्ट को, और डिलीट करने में चीज़ें, रिफ़्रेश करने में चीज़ें। और सोचो बनने में कितना टाइम लगा। बनने में तो उसको साल लगा है। मार्च 25 मेरा पहला बैच था ना, सितंबर 25 में बुक दी है मैंने। 6 महीने लगे बुक बनने में। हाँ, आज सुनने में आया ख़त्म हो गई है, इतनी डिमांड थी जल्दी बिक गई। तुम लोग लेते ही नहीं हो ना टाइम पे, अंडर एस्टिमेट करते हो मेरी किताब को। तो आगे ख़त्म हो गई। इनके पास कहाँ से, दिखाना ज़रा, हाथ ऊपर करके किताब तो दिखाओ ज़रा। हाँ, कवर दिखाओ अच्छे से। अरे तो पहले आई थी ना, आगे नहीं, वहाँ दिखाओ ना ऐसे करके। हाँ देखो ख़त्म हो गई। सीलो की बात कर रही हूँ, सीलो की तो आई नहीं है ना। अच्छा बीलो है, ठीक है फिर, ठीक है। चलो, हाँ जी, क्या बोल रहा है भाई? सामने आके बोला करना यार। पीडीएफ है, पीडीएफ नहीं है। उसी की दाना बता रहा हूँ ना, वैसे मुँह में सुपारी रख के बोल लेना। पीडीएफ का चक्कर नहीं है भाई। कौन करेगा, कौन करेगा? क्या बोल रहा है? सर किताब से क्या ही कमाएंगे आप, पीडीएफ दे दें भला हो जाएगा। कलमा पढ़ के कह सकता हूँ मैं किताब से 1 रुपया नहीं कमाता, 1 रुपया भी नहीं कमाता। ना मुझे किताब के बिकने पे कोई कंसर्न है कि किताब कितनी बिकती है नहीं बिकती है, ना मेरा इसमें कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट है। इवन किसी टीचर का भी नहीं है, सर अहमद का भी नहीं है। इतना मैं तो बता दूँ, बाकी बातें मैं कह नहीं सकता भी इधर, ठीक है। लेकिन स्टिल किताब से हम में से कोई नहीं कमाता, पर्सनल बेनिफिट के लिए, इतना मैं बता दूँ। और किताब से बंदा क्या ही कमा लेगा? अगर इसके अंदर पेजेस कितने हैं वैसे? 520 है ना।
कितनी भाई, अगर इसकी प्रिंटिंग पे मिला के 1200 रुपये 1250 रुपये की पड़ रही है अगर, और 1400 रुपये की बिक रही है, तो एक किताब पे अगर लेट से 150 प्रॉफिट भी हो रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, तो 150 रुपये निकाल लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो भाई। अगर 100 किताब बिक रही, 200 किताब बिक रही है लॉ की, कितने ही कमा लेगा बंदा? क्या क्या फिक्र आ जाएगी? 50-60 हज़ार रुपये क्या हो जाएगा इससे? कुछ भी नहीं होगा। सही है। चलो यार आ जाओ पढ़ लें। मैं असल में ब्रेक ले रहा था इतनी देर से, ब्रेक मेरा पूरा हो गया। आ जाओ। पास्ट ईयर के सवालात में कुछ ऐसे सवालात तुम्हें मिलेंगे जब जॉइंट प्रोमिजर्स भी होंगे और जॉइंट प्रोमिजीज भी होंगे। आईके की किताब में इतने अच्छे से इसको ना कहीं एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि अगर जॉइंट प्रोमिजीज भी हों तो फिर किस तरह से जो है ना वो परफॉर्मेंस होगी। अब बेसिकली ये जो एक डब्बा है ना, इसके अंदर मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस कौन देगा, परफॉर्मेंस कौन लेगा, परफॉर्मेंस किसको दी जाएगी, परफॉर्मेंस किससे ली जाएगी। बस हमने ये सीखना है। सबसे पहली बात, हम एक काम करते हैं, यहाँ केस बना लेते हैं ना। लेट से हम एक केस डेवलप कर लेते हैं। ये हैं प्रोमिजर्स, ठीक है, और ये हैं प्रोमिजीज। अच्छा, प्रोमिजर्स के नाम हमारे पास हैं ए, बी, सी, और प्रोमिजीज के नाम है मेरे पास एक्स और वाई। डन। अच्छा, केस कुछ ऐसा है कि प्रोमिजीज जो है ना मेरे एक्स और वाई, इनका एक गेमिंग जोन खुलने जा रहा था, ठीक है। और ये जो है ना ये लोग बेसिकली जो है ना वो डील करते हैं गेम्स में ना। तो इनके पास कुछ PS5 भी होते हैं, इनके पास PS4 भी होते हैं, और इनके पास जो है ना वो टीवी जो है ना वो पड़े होते हैं, सारे डीलर से ख़रीद लेते हैं। अब इन्होंने इनको अप्रोच किया कि सुना है कि आप जो है एक अपना गेमिंग जोन खोलने जा रहे हो। इसने बोला भाई हाँ हम गेमिंग जोन खोलने जा रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम आपके सप्लायर बन जाते हैं, तो आप बता दो कितने गेमिंग जोन की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो उसने बोला मुझे तो इतनी रिक्वायरमेंट है। तो उसने बोला चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि हम आपको 50 TCL के टीवीज़, ठीक है, और 50 PS5 स्लिम जो है वो लगा के देंगे, इंस्टॉल करके देंगे। उसने बोला ठीक है। अब ये कौन हो गए? बोलो भाई ऑफरर यानी कि प्रोमिजर्स, और वो एक्स और वाई कौन हो गए? बोलो भाई प्रोमिजीज। ये केस हो गया। अब बेसिकली इन 4 डब्बों में मैं समझाने ही जा रहा हूँ कि कौन ऑफ़र करेगा परफॉर्मेंस की, किससे परफॉर्मेंस दी जाएगी, किसको दी जाएगी। सही है सारे रूल। सबसे पहली बात मैं पढ़ने जा रहा हूँ, वो कहता है कि हु कैन परफॉर्म द प्रॉमिस। कह रहे जब परफॉर्मेंस देने की बारी आएगी, यानी कि डिलीवरी देने की बात आएगी, इंस्टॉलेशन करने की बात आएगी, तो कौन डिलीवरी देगा? ऑल द प्रोमिजर्स। यानी कि जब परफॉर्मेंस करने की बात आएगी, जब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की बात होगी, तो ए, बी और सी तीनों मिलके डिलीवरी दे रहे होंगे। डन। हुम टू परफॉर्म, डिलीवरी किसको जाके देनी है? किसी भी एक को दे दो, या दोनों को दे दो। अब गेमिंग जोन में क्या एक्स बैठा हुआ था, वाई नहीं था, तो क्या मैं वो ये बोलेगा नहीं पहले वाई आएगा फिर डिलीवरी दूंगा? नहीं भाई, एक्स को दे दो, वाई को दे दो, क्योंकि आपस में एक दूसरे के क्या है? बोलो भाई एजेंट हैं। तो आपने किसी एक को भी डिलीवरी दे दी, किसी एक को भी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे दी। चैप्टर नंबर 6 याद करो, कल पढ़ा था। किसी एक को भी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे दी, इसका मतलब है आपने सबको ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे दी। तो चाहे तो तुम एक्स को दे दो, चाहे तो माल जाके वाई को दे दो, चाहे तो दोनों को दे दो। डन। हु कैन डिमांड। अच्छा, अब हुआ मैं बोल लूँ प्लीज़। अच्छा, अब हुआ क्या कि भाई गेमिंग जोन में डिलीवरी देने की बारी आ गई। अब एक्स और वाई ने कहा यार मुझे ना आपने गेमिंग जोन में क्या करना है? बोलो भाई टीवी इंस्टॉल करवाने। ये लोग आए नहीं, ज़रा पता करता हूँ, और उनको कहता हूँ कि आज शाम 5 बजे आके अपनी परफॉर्मेंस दे दें। तो कह रहा है परफॉर्मेंस कौन डिमांड करेगा? वो कह रहा है याद रखो, जब भी परफॉर्मेंस डिमांड करने की बारी आएगी ना, तो आपने डिमांड इकट्ठे करनी है। ये पास्ट पेपर में बहुत मर्तबा टेस्ट हो चुका है। जब भी बोलो क्या करने की बारी आएगी, जब भी डिमांड करने की बारी आएगी तो प्रोमिजीज ने इकट्ठे डिमांड करनी है, यानी कि एक्स एंड
वाई, इन दोनों ने इकट्ठे डिमांड करनी है कि भाईजान आ जाओ पैसे वापस कर दो, या भाईजान आ जाओ हमारा गेमिंग जोन में इंस्टॉलेशन कर दो, टीवी पहुंचा दो और अपना PS5 पहुंचा दो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आखिरी चीज़, हुम टू डिमांड, डिमांड किससे की जाएगी, किसको कंपेल किया जाएगा। मैं किसको कंपेल कर रहा था कि प्रॉमिस फुलफिल करो, मैं किसको कंपेल कर रहा था तुम चारों में से? किसी को भी कर सकता था। पहले मैंने हमज़ा को कर दिया, हमज़ा सारे पैसे ले लिए। चाहूँ तो मैं हमज़ा को कंपेल करूँ, चाहूँ तो मैं सबको कंपेल करूँ। तो एक्स और वाई चाहें तो कंपेल किसको कर सकते हैं? या तो ए को कंपेल कर लें या तो बी को कंपेल कर लें, और ए प्लस बी दोनों को कंपेल कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये रूल अगर आपने अच्छे से याद कर लिए ना, तो आपके पास पेपर के जितने सवाल हैं ना चैप्टर नंबर 7 के, जो मैक्सिमम इसी एरिया से आ रहे होते हैं, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी से, ये आपके हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये रूल किताब में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, शायद ही लिखा हो, वैसे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है किताब में एक्सप्रेसिवली ये चीज़ नहीं लिखी हुई। अगले टाइम में मैं अगले बैचेस को इस टेबल को किताब के अंदर भी डाल दूंगा, ठीक है? हाँ जी, प्रोमिजर 3 है, हाँ सॉरी, सी भी आएगा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं इसको हम, और इसमें हम ए बी और सी कर देते हैं। डन? क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलो अब मुझे बताओ कि हु कैन परफॉर्म, परफॉर्मेंस कौन देगा? तीनों मिलके देंगे परफॉर्मेंस। जब भी देने की बारी आएगी, माल जब भी देने की बारी आएगी, माल जब भी पहुंचाने की बारी आएगी, पैसा जब भी देने की बारी आएगी, तो चारों पैसे मुझे मिलके इकट्ठा देंगे। डन? हुम टू परफॉर्म, पैसे किसको देंगे? मैंने भी पैसे इसको उधार दिए हुए, मेरे जोड़ीदार ने भी दिए हुए, तो हम दोनों में से किसी को आके पैसा दे दो, इसका मतलब कि तुमने हमें पैसे पहुंचा दिए। ऐसा ही है ना भाई? ऐसा ही है ना? आपने अपने घर को किराए पे दिया हुआ है, अब किराएदार वाली आंटी के जो बेटा है वो आता है और बोलता है भाई कि आपके अब्बू गए हैं, हमें किराया देना है, अब्बू घर पे नहीं है। तो क्या आप ये बोलते हो कि भाई अब्बू घर पे आएंगे फिर पैसे देना? नहीं, अम्मी ले लेती है ना पैसे अब्बू के ब्याह पे। तो परफॉर्मेंस किसी को भी दी जा सकती है, ठीक है जी, ऐसा ही है। अच्छा, अगली बात, हु कैन डिमांड, कौन डिमांड करेगा कि भाई माल पहुंचाओ यार, यार जल्दी लोन वापस करो? कौन कौन डिमांड करेगा? जब भी डिमांड करनी है, जब भी फरमाइश करनी है, मिल के करनी है, इकट्ठा करनी है। आप सब फरमाइश करते हो ना, क्लास ऑफ क्लास ऑफ क्लास ऑफ, क्या एक बंदा बोल रहा था ऑफ कर दें, बाकी सबने पढ़ने के लिए चाह रहा होता? नहीं, इकट्ठा फरमाइश करते हो ना कि क्लास ऑफ कर दें सर, जल्दी घर जाना है, सारे इकट्ठा कर रहे होते हो। तो जब भी फरमाइशी प्रोग्राम करना है, सब ने मिल के करना है। डन? आखिरी बात, हुम टू डिमांड, किससे डिमांड की जाएगी? किसी एक को भी पकड़ा जाता है, किसी एक को भी, सकलैन वाली मिसाल याद रखना, किसी एक को भी कंपेल किया जाता है सारे पैसे लाके दो, किसी एक को भी कंपेल किया जाता है सारे के सारे पीसी लाके दो, सारे के सारे गेमिंग चेयर लाके दो। क्या मेरी बात समझ आती है? अगर ये गोल्डन रूल तुम्हें चारों याद हो गए इंशाल्लाह फिर नहीं फंसते। आओ एक काम करो, अल्लाह आपका भला करे। ये खैर मैंने इसको यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, आ जाओ ये ज़रा बताओ। अच्छा, मुंह से कोई नहीं बोलेगा, अपनी किताब पे लिख लो। बताओ भाई। हाँ जी, हु विल सप्लाई दीज गेमिंग चेयर्स? हाँ जी, ए बी एंड सी, परफॉर्मेंस मिल के देनी होती है ना। अच्छा, और डिमांड कैसे करे, कौन करेगा? हाँ, सारे मिलके करेंगे। कौन? डी और ई करेंगे। अच्छा, अगर मैं यूँ पूछूं कि सप्लाई कौन करेगा? ए बी और सी। अच्छा, अगर मैं इस सवाल को ऐसे पूछूं, सप्लाई किसको करेंगे? अच्छा, तो डी को या ई को या दोनों को, ऐसा ही है? अच्छा, और आखिरी क्या रह गया था हमारा? हाँ, अच्छा, डिमांड ये दोनों करेंगे ना मिलके, हु विल डिमांड। अच्छा, और किसको डिमांड करेंगे बताओ? ए को भी मार सकते हैं और बी को भी करते हैं और
सी को भी करते हैं और सबको भी कर सकते हैं, और ऑल, बोथ नहीं ऑल। डन। पक्की शक्की बात है। घड़ी में बज गए हैं 2। असल वाली घड़ी नहीं बाबू, टाइम हो गया, कल में पढ़ के मर जाओ। चलो अच्छा, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। अच्छा सवाल नंबर 5 तो माशाल्लाह पूरी एक एक एग्जाम्पल देना किताब की, तो ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। अब देखो आज़म बाबर सकलैन, ये हमने पढ़ ली ना, मिसालें कर ली ना, आज़म बाबर, बाबर आज़म, आज़म बाबर, आज़म बाबर, बाबर आज़म, अशरफ, सब कुछ कर लिया हमने। अब जो सवालात रह गए ना वो हमारे ये रह गए, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4। बेसिकली ये तीनों आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। आज के लेक्चर नंबर क्या है? 15। होमवर्क लेक्चर नंबर 15 कर लोगे मैनेज? इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा कल की क्लास में इंशाल्लाह आधे घंटे में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा, नो बिग रॉकेट साइंस। अच्छा रुक जाओ, अभी अभी नहीं। अच्छा एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये कि लेक्चर नंबर 15 मुझे लगता है ना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला हिला के उसके जाइएगा इंशाल्लाह। अगली क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।